Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. Today, I am going to teach you history chapter number 9, heritage management. Okay. So first, let's see which topic we will study in this chapter. Here, 9.1, sources of history, their conservation and preservation. Yes, ये जो topic है sources of history. This topic we are learning from 7th और 8th standard, right? हम लोगों को 7th और 8th स्टैंडर्ड से जो सोर्सेज है जहाँ से हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो ये चैप्टर में भी हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे, प्लस उसको कैसे कंजर्व करके रखा है, कैसे प्रिजर्व करके रखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. सेकेंड पॉइंट, सम फेमस म्यूजियम. अब ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन आवर कंट्री जो फेमस म्यूजियम्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे थ्रू दिस लेसन. एंड 9.3, लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. राइट, लाइब्रेरीज और आर्चीव्स इसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज इंसाइक्लोपीडियाज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The sources of history and all the history books that are available today are the result of the diligent work of several historians. Yes. अब देखो जो भी सोर्सेस है हिस्ट्री के, राइट, वो और जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स अवेलेबल है हमारे पास आज और लाइब्रेरीज़ में और स्कूल्स में, तो ऑब्वियसली वो किसका वर्क है, जो मतलब जो डिलीजेंट वे से जो हिस्टोरियन से उन लोगों ने अपना जो वर्क किए हुए डिलीजेंट से, तो उन्हीं की सारी ये हार्ड स्ट्रगल है ना, उन्हीं की मेहनत ही है. ऑब्वियसली अगर वो लोग जो हिस्टोरियंस अगर हिस्ट्री नहीं राइट करते तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है, राइट. इंस्टीट्यूट लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज. यस, अब जो भी जैसे जो लाइब्रेरीज़ है, म्यूज़ियम है और जो आर्चीव्स है, राइट, सो ये जो तीनों जगह है, प्लेस है, तो ये क्या करते हैं, ये जो चीज़ें हैं जो हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज है तो उसको वो कंजर्व और प्रिजर्व करके रखते हैं. ऑब्वियसली ये जो है वो बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस चीज़ें हैं. हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है ना. तो इसीलिए उसको क्या करके रखते हैं, कंजर्व और प्रिजर्व करके रखा जाता है. कहाँ पर, लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम में और आर्चीव में. ओके, दे चूज़ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिन फॉर द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट दैम. यस, अब उन लोग क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेंट रखते हैं, राइट, एक हेरिटेज का कलेक्शन रखते हैं और उसको फिर एग्जिबाइट करते हैं, मतलब उसको जैसे एग्जीबिशन किया जाता है ना, तो ऐसा किया जाता है. दे ऑल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट, लीफलेट, पोस्टर एक्सेट्रा. यस, और प्लस उसके साथ साथ उन लोग क्या पब्लिश करते हैं, जैसे जो रिसर्च किए हुए जर्नल्स होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं. फिर जो पैम्पलेट्स होते हैं रिलेटेड एनी हिस्टोरिकल इवेंट उसको पब्लिश किया जाता है. फिर जो लीफलेट होती है वो पोस्टर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, पब्लिश किया जाता है. ओके, the documents and artifacts which are not exhibited but historically very important are stored in the museum and archives after completing necessary treatment for their conservation and preservation. Yes, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड और जो भी आर्टफैक्ट होते हैं जो कि एग्जिबाइट नहीं किया जाता, मतलब उसको एग्जीबिशन में नहीं रखा जाता, मतलब उसको शो ऑफ नहीं किया जाता, राइट, बट वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी वजह से उसको क्या करते हैं, उसको म्यूज़ियम में स्टोर करते हैं. म्यूज़ियम में और आर्चीव में उसको स्टोर करके रखा जाता है. ओके, कब रखा जाता है, जब उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, उसको मतलब कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करने का जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उसको म्यूज़ियम में स्टोर करके रखा जाता है. Those documents and artifacts are made available to researcher as and whenever necessary. Yes, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो म्यूज़ियम और आर्चीव्स में रखे हुए स्टोर किए हुए होते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये जो रिसर्चर्स होते हैं, मतलब जो कोई टॉपिक को रिलेटेड रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों को ये देते हैं. ओके, उनके रिसर्च के टाइम पर. लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक. अब जो भी बुक होती है हिस्ट्री से रिलेटेड, राइट, या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो सब क्या होते हैं, लाइब्रेरी में कंजर्व और प्रिजर्व कर जाते हैं. इनफैक्ट उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके वहाँ पे रखा जाता है.
ओके, नाउ 9.1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। अब देखो हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज है। ऑल वी नो रिटर्न सोर्सेज है, ओरल सोर्सेज है, मटेरियल सोर्सेज है ना, ये इनके थ्रू ही हम लोगों को हिस्ट्री पता चली है। सो ये सारे सोर्सेज है। अब इनको कैसे कंजर्व और कैसे प्रिजर्व किया गया है ये हम लोग देखेंगे। कलेक्टिंग एंड कंपीलिंग ऑफ फोक सॉन्ग, सॉरी फर्स्ट वन इज ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ओरल सोर्सेज देखेंगे। तो ओरल सोर्सेज में क्या होता है, देखो कलेक्टिंग एंड कंप्लीनिंग ऑफ फोक सॉन्ग एंड फोक टेल एक्सेट्रा। यस, तो इसके अंदर किस चीज़ का कलेक्शन होता है, देखो ओरल सोर्सेज में जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, जो फोक टेल्स होती है और एक्सेट्रा, उन चीज़ों को कलेक्ट करके रखा हुआ होता है। क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल। अब जो भी मटेरियल होता है तो उससे क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब ये ईयर वाइज या फिर जो किंग रूल करे हुए होते हैं हमारी कंट्री पर, तो उनके ईयर के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया हुआ होता है। फिर उसको एनालाइज करते हैं, आफ्टर दैट उसको इंटरप्रेटिंग करते हैं। ओके, जो भी मटेरियल अवेलेबल रहता है। पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च। यस, अब क्या करते हैं लोग, पब्लिश करते हैं जो भी रिजल्ट निकलता है उन लोगों का ओरल सोर्सेज के थ्रू, जो जैसे फोक सॉन्ग फोक टेल्स के थ्रू उनका जो रिजल्ट निकलता है उसको क्या करते हैं लोग, पब्लिश करते हैं रिसर्च के बाद। ओके, नाउ नेसेसरी ट्रेनिंग। अब इसके लिए भी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, नेसेसरी ट्रेनिंग होती है। साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। यस, सोशल साइकोलॉजी, थर्ड mythology and linguistics, library science and information technology, history and historical research method, writing of research report and articles. yes, अब ये जो सोर्सेस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग रहती है वो कौन सी है, देखो साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, मैथडोलॉजी, लिंग्विस्टिक, प्लस लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ये सारी क्या है, नेसेसरी ट्रेनिंग से। ओके, now second source of history is written sources. अब written sources में क्या होता है, collecting coin and copper plates with inscription on them, documents like official record, personal correspondence and diaries, historical books, old books, manuscript, pictures, photographs, etc. यस, तो देखो इसमें किस चीज़ का कलेक्शन होता है, जो रिटर्न सोर्सेज होते हैं उसमें किस चीज़ का कलेक्शन होता है, जो कॉइन्स होते हैं, राइट, जो पुराने टाइम के जो कॉइन्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। कॉपर प्लेट्स को कलेक्ट किया जाता है, प्लस जो उसके ऊपर देखो आपने देखे होंगे कॉपर प्लेट्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि कब बनी है, कौन सा किंग का रूल चला था वो पीरियड में, वो लिखा हुआ होता है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते थे लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फिर पर्सनल करस्पॉन्डेंस, और जो किंग्स अपने पर्सनल डायरीज़ लिखते थे वो जो डायरीज़ होती थी वो, फिर हिस्टोरिकल बुक्स जो थी वो, फिर ओल्ड बुक जो पहले की पुरानी बुक्स जो थी वो, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट जो पिक्चर के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको बोलते हैं ना मैन्यूस्क्रिप्ट, वो, फिर पिक्चर्स पुराने टाइप के जो पिक्चर्स होते थे वो, फिर फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें किस में होती है, रिटर्न सोर्सेज में आती है। मतलब ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है रिटर्न सोर्सेज में। ओके, completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning for the conservation and preservation of collected document. अब उसके बाद क्या करते हैं, देखो completing necessary, अब क्या करते हैं उन लोग मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्लीन करते हैं, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं उन लोग, राइट, सो वो सारे डॉक्यूमेंट को उन लोग क्या करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम केमिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस से उसको क्लीन करते हैं, उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। एस्केटेनिंग एंड हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या करते हैं लोग, एस्केटेनिंग करते हैं जो भी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ होती है, जो भी कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर। एग्जिबिटिंग सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद जो सेलेक्टेड कुछ डॉक्यूमेंट वो लोग सेलेक्ट करते हैं और उसको एग्जिबिट करते हैं, मतलब जैसे एग्जीबिशन लगाते हैं वैसे। पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च रिपोर्ट। यस, फिर पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट, अब जो डॉक्यूमेंट को वो एडिट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, वो पब्लिश करते हैं, और उसके प्लस उसके साथ साथ जो रिपोर्ट वो रेडी करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट रेडी करते हैं, उसे भी वो
पब्लिश करते। अब देखो इसके लिए भी क्या है, ट्रेनिंग है, नेसेसरी ट्रेनिंग है। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट लाइक ब्रह्मी, मोदी, पार्शियन एंड अदर डेवलपमेंट। यस, अब जो लोग हैं मतलब जो रिटर्न सोर्सेज का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं तो उन लोगों को क्या रहना चाहिए, ट्रेनिंग रहना चाहिए। मतलब उन लोगों को किस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो स्क्रिप्ट होती थी जैसे ब्रह्मी, मोदी, पार्शियन, और फिर बाद में जो जो डेवलपमेंट आई स्क्रिप्ट में, तो वो सारी स्क्रिप्ट के बारे में उनको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, लिटरेचर एंड कल्चर, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ पास्ट सोसाइटीज़। यस, उसके साथ साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, जो भी प्रीवियस टाइम में जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, ट्रेडिशन थे, लिटरेचर, कल्चर, और जो जो डायनेस्टीज़ स्टार्ट हुई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर जो डायनेस्टीज़ थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चल रहा था उसके बारे में इनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पर्सन को। मतलब जो जो पास्ट में जो जो सोसाइटीज़ थी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसको। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स, knowledge of various schools and style of painting and sculpture art and history of their department। प्लस उनको किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, वेरियस स्कूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर जो पेंटिंग्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की पेंटिंग्स होती हैं। फिर जो स्कल्पचर होते हैं, आर्ट्स के आर्ट स्कल्पचर आर्ट होते हैं, उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। और प्लस और जो जो चेंजेस और जो जो डेवलपमेंट आया है हिस्ट्री में उसके साथ भी उनके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ पेपर, इंक एंड कलर। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न सोर्सेज, तो इसमें जो भी चीज़ें होती है वो कैसी होती है, रिटर्न फॉर्म में होती है। तो इसके लिए जो पेपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना राइटिंग करने के लिए, मतलब जो किए गए हैं प्रीवियस टाइम में, तो वो कौन से टाइप के पेपर है, कौन सी इंक पहले कैसी बनती थी, कौन सी इंक यूज़ करे हैं, कौन से कलर उन लोग एज ए इंक यूज़ करे हैं वो टाइम पे, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, मतलब ये क्या है, नेसेसरी ट्रेनिंग है। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस स्टोन एंड मेटल्स यूज फॉर इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन के लिए जो भी स्टोन्स और जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते थे प्रीवियस टाइम में, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल यूज इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। प्लस नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, जो इक्विपमेंट और जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूज़ियम, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और किस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो जो अप्रोचेस है मतलब एग्जीबिशन को मैनेज करने के लिए, म्यूज़ियम में जो एग्जीबिशन किया जाता है ना उसको मैनेज करने के लिए, फिर जो गैलरीज़ में एग्जीबिशन किया जाता है उसको, फिर प्लस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स, और जो राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट होती है, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके बारे में भी उनके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड सोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री इज मटेरियल सोर्स। ओके, बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कोलॉजिकल मैथड एंड थियोरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब इसमें देखो किस चीज़ की, सॉरी कम है, यस कम है, छोड़ दी थी। नाउ व्हाट इज इन मटेरियल सोर्सेज। ओके, सो अब मटेरियल सोर्सेज में जैसे हम लोग ने अभी देखिए ओरल सोर्सेज में क्या क्या होता है, फोक सॉन्ग्स होती है ना, और रिटर्न सोर्सेज में हम लोग ने देखिए क्या क्या होता है, कॉइन्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही अब मटेरियल सोर्सेज में क्या होता है, कलेक्टिंग आर्ट फैक्ट,
classifying them according to their historical date and type of preparing indexes. Yes, इसमें क्या होता है, जो जो आर्ट फैक्ट होते हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेट, जो जो हिस्टोरिकल डेट होती है उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई किया जाता है, और प्लस टाइप देखी जाती है उसकी, और उसको उसके इंडेक्स प्रिपेयर किए जाते हैं. ओके, completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning for the conservation and preservation of collecting document. प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स उन लोग लेते रखते हैं तो उसे क्या करना है, उसको कंजर्व और प्रिजर्व करना है. अब कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए उसको टाइम टू टाइम मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ अरेंजिंग एग्जीबिशन ऑफ सेलेक्टेड आर्टफैक्ट एंड देयर रेप्लिकास. यस, अब जो एग्जीबिशन रखे जाते हैं उसको अरेंज करना ऑफ सेलेक्टेड आर्टफैक्ट, मतलब जो जो आर्टफैक्ट को फर्स्ट लोग आर्टफैक्ट जो होते थे उसको सेलेक्ट करते थे और फिर उसके थ्रू वो क्या करते थे, एग्जीबिशन अरेंज करते थे. ओके, राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल अबाउट कलेक्टेड आर्टफैक्ट. यस, फिर राइट करना या फिर पब्लिश करना जो रिसर्च आर्टिकल्स है जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं आर्टफैक्ट से, उसके बारे में लिखना या फिर पब्लिश करना. ओके, नाउ क्लासिफाइंग फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस. और क्या करना होता है, क्लासिफाई करने पड़ता है फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को. ओके, मतलब कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स के फॉसिल्स है उसको क्लासिफाई करना, फिर उसके हिसाब से उसका इंडेक्स प्रिपेयर करना. ओके, लास्ट क्या है, देखो मटेरियल सोर्सेज में एग्जिबिटिंग सेलेक्टेड फॉसिल और देयर रेप्लिकास. अब उसको एग्जिबिट करना. ओके, जो भी फॉसिल्स आपने सेलेक्ट किए हो उसको एग्जिबिट करना और उसको रेप्लिकाइज करना. ओके, नाउ अब इसके हिसाब से मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री की क्या ट्रेनिंग है, क्या नेसेसरी ट्रेनिंग है. मतलब देखो, जैसे जो चीज़ जिससे रिलेटेड है, अब जैसे हम लोग ने ओरल सोर्सेज में देखे तो उसमें ओरल की सारी चीज़ें हैं, तो जो पर्सन ये फील्ड में आ रहा है तो उसे उस चीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. ओके, अब जैसे अगर अभी हम लोग रिटर्न में देखें तो रिटर्न में जो नेसेसरी ट्रेनिंग है तो किस चीज़ की ट्रेनिंग होना चाहिए, पर्सन को राइटिंग की, उसको सारी स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो जो स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है पहले और अभी तक जो कर रहे हैं उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. तो वैसे ये मटेरियल सोर्सेज में क्या नेसेसरी ट्रेनिंग है. Basic knowledge of archaeological method and theory in the history of ancient civilization. अब बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, आर्कोलॉजिकल मेथड के बारे में और उसकी और थ्योरी के बारे में, प्लस हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशन मतलब जो पहले एंशियंट टाइम में जो जो सिविलाइजेशन गए हमारी कंट्री में तो उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए. Knowledge of the regional sources of material like stone, minerals, metals and clay used in the production of artifact and their chemical properties. प्लस अब कौन सी चीज़ से रिलेटेड उनको नॉलेज होना चाहिए, जो रीजनल सोर्सेज हैं, जैसे अब मटेरियल्स जो जो लग रहे हैं, स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल्स, क्ले, किस चीज़ के लिए लग रहे हैं, आर्टफैक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए, आर्टफैक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी उनको मटेरियल्स लग रहे हैं तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए. ओके, नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर्टफैक्ट एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस. और इसके साथ साथ हम लोगों को किस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट, और जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं आर्टफैक्ट को क्लीन करने के लिए, और जो भी केमिकल प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल एंड स्टाइल ऑफ आर्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट. और अब किसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, जो स्कूल्स है, जो वेरियस स्कूल्स हो उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, जो जो स्कूल मतलब रिलेटेड टू आर्ट्स और रिलेटेड टू हिस्ट्री, राइट. तो जो जो हिस्ट्री स्कूल्स है उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, प्लस जो स्टाइल्स है आर्ट्स की और उसके जो जो स्टाइल्स में जो डेवलपमेंट आया है उसके बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए. Knowledge and skill of making replicas of artifact
एंड फॉसिल्स। यस, अब किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को? जो स्किल्स यूज़ की गई है रेप्लिकास मतलब मॉडल्स को बनाने में, आर्टफैक्ट के जो मॉडल्स होते हैं उसको बनाने में और फॉसिल्स को बनाने में, तो उसके बारे में भी हमारे पास इन्फो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। Knowledge of various approaches of managing exhibition in museum, galleries and information technology। प्लस जो वेरियस अप्रोचेस है एग्जीबिशन को मैनेज करने के लिए म्यूज़ियम में, गैलरीज में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उसके बारे में भी हम लोगों को क्या रहना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। प्लस इसका भी क्या होगा? मटेरियल सोर्सेज का भी राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट्स रहेंगी और उसके आर्टिकल्स रहेंगे, तो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। उसका आर्टिकल्स हम कोई अगर टॉपिक के बारे में, टॉपिक से रिलेटेड अगर आर्टिकल राइट कर रहे हैं तो हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जो राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सम फेमस म्यूज़ियम। अब हम लोग क्या देखेंगे? फेमस म्यूज़ियम्स देखेंगे पूरे वर्ल्ड के। ओके, म्यूज़ियम्स वे क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटीक्विटीज़ कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ रॉयल एंड एलाइट फैमिलीज ऑफ मेडिवल यूरोप। अब ये जो म्यूज़ियम्स हैं ना, तो वो क्यों क्रिएट किए गए, क्यों ऑर्गेनाइज़ किए गए? ताकि वो मैनेज कर सके जो भी कलेक्शन है, जैसे जो रॉयल फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते थे, जो इलाइट फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते थे मेडिवल यूरोप में, तो उन लोगों की जो भी चीज़ें होती थी तो उसे उसको मैनेज करने के लिए म्यूज़ियम क्रिएट किया गया। ओके, नाउ लॉर्ड म्यूज़ियम फ्रांस। ओके, सब ये फ्रांस का म्यूज़ियम है, लॉर्ड म्यूज़ियम। इसकी है मोनालिसा की है, जो किसने की है? ले, लेनार्डो डा विंसी। ओके, इन्होंने बनाई थी इनकी पेंटिंग मोनालिसा की। द वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। अब ये जो लिनाल्डो डा विंसी जो कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के। ओके, उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, जो कि कहाँ पर है? लॉरियल म्यूज़ियम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट से रखी गई है। ओके, he worked under the patronage of Francis I, the king of France in the 16th century। yes, अब ये देखो कहाँ पे वर्क करते थे वो? फ्रांसिस में वर्क करते थे, फ्रांसिस वन में, जो कि क्या थे? द किंग ऑफ फ्रांस, 16th सेंचुरी में फ्रांस के किंग थे। ओके, यस, तो ये जो थे आर्टिस्ट जो थे, पेंटर जो थे, लिनार्डो डा विंसी, सो ये किसके अंडर वर्क करते थे? फ्रांसिस वन के अंडर में वर्क करते थे, जो कि फ्रांस के किंग थे। ओके, 16th सेंचुरी में। द कलेक्शन इन द लॉरियल म्यूजियम increased to a great extent because of the antiquities brought back by Napoleon बोनापार्टे फ्रॉम हिज कॉन्क्वेस्ट। यस, अब ये जो म्यूज़ियम था तो इसमें किस मतलब द कलेक्शन इन द लोरियल म्यूज़ियम इंक्रीज, मतलब जो कलेक्शन था लॉर्ड म्यूज़ियम का वो क्या हो गया था? इंक्रीज़ हो गया था, बढ़ गया था। किस चीज़ की वजह से बढ़ गया था? बिकॉज ऑफ द एंटीक्विटीज़ ब्रॉड बैक ऑफ नेपोलियन, मतलब इनकी जो एंटीक्विटीज़ थी, राइट, उसे वापस लाया गया था। कहाँ से? नापोलियन बेनापार्टे, यहाँ से लाया गया था। इसकी वजह से इसके अंदर मतलब ये क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। मतलब लॉरियल म्यूज़ियम में जो चीज़ें कलेक्ट की जाती थी, स्टोर की जाती थी, वो इंक्रीज़ हो गई थी और
ग्रेटली क्या हो गई थी, एक्सटेंड हो गई थी, बढ़ गई थी। प्रेजेंटली द म्यूजियम कंटेन मोर देन 3,80,000 आर्टफैक्ट। और अभी मतलब रिसेंटली वो म्यूज़ियम में, मतलब लॉर्ड म्यूज़ियम में कितनी चीज़ें कंटेन करके रखी गई है, 3,80,000 जो आर्टफैक्ट है वो वहाँ पे रखे गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड। द ब्रिटिश म्यूजियम इन इंग्लैंड वॉज established The British Museum in London was established in the 18th century CE. Yes. अब ये जो म्यूज़ियम था ब्रिटिश म्यूज़ियम, तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, लंदन में 18th century CE में। सर हैंस स्लोन, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England जॉर्ज टू। यस, अब जो ये जो पर्सन थे सर हैंस लॉन्ग, तो ये क्या थे, एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 71,000 जो उनके ऑब्जेक्ट थे का जो कलेक्शन था, मतलब 71,000 ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन था उनका, तो उन्होंने किसको दे दिए थे, जो इंग्लैंड के किंग थे जॉर्ज सेकेंड, उनको दे दिए थे। इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेंट्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, हर्बेरियन एक्सेट्रा। और उसके अंदर क्या था, जो 71,000 जो ऑब्जेक्ट्स थे, तो उसके अंदर क्या कौन सी चीज़ें थी, बहुत सारी बुक्स थी, पिक्चर्स थे, और प्लस स्पेसिमेंट्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स थे, राइट, और एक्सेट्रा थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने किसको हैंड ओवर कर दी थी, जॉर्ज सेकंड को हैंड ओवर कर दी थी, किंग को। लेटर द कलेक्शन वॉज एक्सपांडेड बाय एडिशन ऑफ वेरियस आर्ट ऑब्जेक्ट एंड एंशियंट आर्टफैक्ट कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल। यस, फिर बाद में यहाँ का जो कलेक्शन था वो क्या हो गया था, एक्सपांड हो गया था, बढ़ गया था, एडिशन हो गया था उसके अंदर, और बहुत सारे जो आर्ट ऑब्जेक्ट थे और फिर बहुत सारे जो एंशियंट आर्टफैक्ट थे वो कलेक्ट किए गए थे, किसके थ्रू, ब्रिटिश पीपल्स के थ्रू, जो भी मतलब ब्रिटिश कॉलोनी से। प्रेजेंटली द म्यूज़ियम कलेक्शन कंप्राइजेज अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट। और रिसेंटली वहाँ पे कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, 80 लाख ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ये वाले म्यूज़ियम में। ओके, yes, so this is a picture of this museum, British Museum England. Okay.